गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे हरियाणा जी के। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी साथी अगर हमारा इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर नया आया है तो जाके प्लेलिस्ट में हमारी प्रीवियस क्लासों को देख सकता है, जो आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सिटी मेंस और ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है, ये कहां पर स्थित है, कहां पर इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर तो आप सभी बता देंगे जी, इसकी स्थापना हुई थी हमारा रोहतक में। कहां पर? रोहतक, जिसको हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है, जिसको एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले प्रसार भारती बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, प्रसार भारती बोर्ड है, इसकी स्थापना आपसे पेपर में पूछ ली जाए तो इसके बारे में आप आंसर करेंगे। इसके साथ साथ है अपना जो हरियाणा जन संचार प्रबंधन महाविद्यालय, हरियाणा जन संचार प्रबंधन महाविद्यालय है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये हमारा कहां पर स्थित रहेगा, इसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र, हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र कब और कहां पर स्थापित किया गया था, इसके बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र। उसके बाद हरियाणा का आता है तीसरा आकाशवाणी केंद्र, इसकी स्थापना कब और कहां पर हुई थी। हरियाणा के तीसरे आकाशवाणी केंद्र की स्थापना और हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र विद डेट है, वो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, प्रसार भारती बोर्ड की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997। ध्यान रखेंगे 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा जनसंचार प्रबंधन महाविद्यालय, ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित रहेगा। उसके बाद हरियाणा का दूसरा जो आकाशवाणी केंद्र है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर 24 जून 1991 को, 24 जून 1991। और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, तो ये अपने हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला। हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र ये 26 जनवरी 1999 को स्थापित किया गया था। और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कहां पे, हरियाणा की मैग्नेट सिटी हिसार में। उसके बाद हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है, तो मेरे भाई 1 नवंबर 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे 1 नवंबर 2002। और इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री, जिसका नाम था सुषमा स्वराज। किसके द्वारा किया गया था, सुषमा स्वराज के द्वारा। और ध्यान रखेंगे ये रोहतक में जो आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी, ये 8 मई 1976 को हुई थी। कब हुई थी, 8 मई 1976 को। तो प्यारे साथियों, ये हमारी ऐसी चीज है, यहां से आपके एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपको ये जो ईवीएस है, इकोलॉजी है, इनके पीछे इतना नहीं भागना कि इनको भूल जाओ, ठीक है। ये आपके पक्का यहां से क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो 10 क्वेश्चन है वो आपको पता ही है, हरियाणा की करंट अफेयर, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, बजट वगैरह हरियाणा का, वहां से आपके बनेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन आपको पक्के करने हैं और उनका भी हम धीरे धीरे उन चीजों पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद खालिस्तान हरियाणवी भाषा में जो पहली फिल्म थी उसका क्या नाम था। अब देखो हरियाणा की पहली फिल्म के बारे में तो आप सभी जानते होंगे सर, उसका नाम था धरती, ठीक है। तो अब आपसे पूछ सकता है धरती जो फिल्म है वो कब रिलीज हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 1968 में फिल्म आई थी जिसका नाम था धरती, ठीक है भाई। अब लेकिन ध्यान रखेंगे इसको सेंसर बोर्ड से, ये जो अपने भारत का सेंसर बोर्ड है, इससे मान्यता नहीं मिली, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसको मान्यता नहीं मिली। उसके बाद मेरे भाई फिल्म आती है 1970, और 1970 में जो फिल्म आई थी उसका नाम था हरफुल सिंह जाट जुलानी। क्या नाम था भाई, हरफुल सिंह जाट जुलानी। अब देखो हरफुल सिंह जाट जुलानी की मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे इसका जो जन्म है हरफुल सिंह जाट जुलानी, ये एक्चुअल में जन्म हुआ था 1892 ईस्वी में बामणवास भिवानी जिले में। लेकिन ध्यान रखेंगे इसने बचपन में ही एक मर्डर कर दिया था और उससे बचकर ये आ गए थे कहां पर, जींद के जुलाना में आकर बस गए थे, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे इसने गांवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। और बताया जाता है कि भाई इसने एक जो गोहत्था चल रहा था फतेहाबाद में, उसी गोहत्थे से गायों को छुटाने का काम किया था 1930 में। और उसके बाद 1936 में अंग्रेजों ने इसको जो फांसी की सजा है वो दे दी थी। और उसके बाद इसका जो शव है उसको सतलुज नदी में बहा दिया गया था। यही थे हमारे हरफुल सिंह जाट जुलानी। और इसके ऊपर 1970 में एक फिल्म बनी और ध्यान रखेंगे उस फिल्म में हरफुल सिंह जाट जुलानी का
जो किरदार निभा रहे थे उनका क्या नाम था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और फिर आप ये बताएंगे हरफुल सिंह जाट जुलानी का जो किरदार निभाया था वो आनंद सिंह पांडला ने निभाया था। किसने? आनंद सिंह पांडला। और ध्यान रखेंगे इस आनंद सिंह पांडला का संबंध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से रहेगा। किस जिले से? कुरुक्षेत्र जिले से। उसके बाद आगे बात आती है हमारे पास एक फिल्म और आती है और वो फिल्म आई थी 1973 में। और 1973 में जो फिल्म आई थी उस फिल्म का आप नाम बताएंगे 1973 में कौन सी फिल्म आई थी। तो ध्यान रखेंगे उस फिल्म का नाम था वीर शेरा करके। कौन सी फिल्म थी? वीर शेरा करके। और ध्यान रखेंगे हरियाणा की ये पहली वो फिल्म थी जिसको सेंसर बोर्ड से मान्यता मिली। ध्यान रखेंगे सेंसर बोर्ड से इसको मान्यता है वो प्राप्त होती है। तो आपसे ये पूछ लेगा बताओ हरियाणा की वो पहली फिल्म कौन सी है जिसको सेंसर बोर्ड से मान्यता मिली थी, तो वो रहेगी हमारी कौन सी? वीर शेरा करके। उसके बाद 1974 में एक और फिल्म आती है जिसका नाम क्या था? वीर घटोत्कच रहेगा। कौन सी फिल्म रहेगी? वीर घटोत्कच 1974। उसके बाद आगे ध्यान रखेंगे हमारे पास फिल्म आती है 1983 और उस फिल्म का नाम क्या था? तो वो फिल्म थी हमारे पास बहू रानी। कौन से? बहू रानी। और आपसे ये पूछेगा ये किसके ऊपर आधारित थी? ये फिल्म किसके ऊपर आधारित थे? तो आप कहेंगे विधवा पूर्ण विवाह के ऊपर। किसके ऊपर है? विधवा पूर्ण विवाह के ऊपर ये फिल्म क्या थी? आधारित थी। कौन से? बहू रानी। उसके बाद मेरे भाई ध्यान रखेंगे 1984 में एक फिल्म आती है और उस फिल्म का नाम था चंद्रावल। 1984 में फिल्म आई थी, उस फिल्म का क्या नाम था? तो उसका नाम था कौन सा? चंद्रावल। अब देखो हरियाणा की सबसे सफलतम फिल्म आपसे पूछी जाए, सबसे सुपरहिट सफलतम फिल्म, तो वो हमारी कौन सी थी? तो सबसे सफलतम जो फिल्म मानी जाती है वो चंद्रावल थी। लेकिन सबसे सफल फिल्म मानी जाए तो वो बहू रानी, ये हरियाणा की सबसे पहली सफल फिल्म थी। ठीक है मेरे भाई। जेपी कौशिक का संबंध पूछे तो वो रोहतक जिले से होंगे, संगीतकार हुए हैं, चंद्रावल फिल्म में संगीत गाने का काम किया है जेपी कौशिक। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा सन 2000 में कौन सी फिल्म आई थी? 2000 में कौन सी फिल्म आई थी? तो ये आई थी हमारी लाडो फिल्म। और ध्यान रखेंगे इसने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था? राष्ट्रीय पुरस्कार। और आपसे यही पूछा जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी हमारी लाडो। उसके बाद मेरे भाई साहब आपको ध्यान रखना है एक फिल्म आती है हमारे पास 2015 में और उस फिल्म का नाम था पगड़ी दी ऑनर के नाम से। पगड़ी दी ऑनर। और इस फिल्म को कैसे पूछेगा एग्जाम में? तो आपसे ये पूछ लेगा दो नेशनल अवार्ड, दो जो हमारे नेशनल अवार्ड हैं ये प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी हो जाएगी? पगड़ी दी ऑनर। और ध्यान रखेंगे 2016 में जो फिल्म आती है उस फिल्म का क्या नाम था? सतरंगी था। ठीक है, महावीर सिंह फोगाट का जो किरदार निभाया था वो फिल्म भी आपसे बताई थी ना, दंगल, आमिर खान ने। और एक सुल्तान फिल्म बनी थी जिसमें जो किरदार निभाया गया था वो किसके द्वारा? सलमान खान के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक सभा की विधानसभा खालिस्तान सदनों की विधानसभा होती है। अब देखो मेरे भाई साहब एक चीज आप ध्यान रखना कि हमारी विधानमंडल में कौन शामिल होता है? विधानमंडल किससे मिलके बना होता है? तो आप कहेंगे विधानमंडल के दो सदन होते हैं। विधानमंडल के दो सदन कौन कौन से? तो आप कहेंगे जी विधानसभा होगा और इसके साथ साथ हमारी विधान परिषद होगी। और इसके 3 अंग होते हैं। कितने? 3 अंग होते हैं। और तीसरा कौन शामिल होता है? राज्यपाल। तो ध्यान रखेंगे राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीजें हैं। लेकिन आपको पता है कि जो भारत के ये जो राज्य है सभी राज्यों में हमारी विधान परिषद नहीं है। और जहां पर विधान परिषद नहीं होगी तो विधानसभा, और ये जो विधानसभा ये कितने सदन की होगी? तो आप कहेंगे 1 सदन की होती है। कितने सदन की? 1 सदन की। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में तो ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं, कई बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1556 में हुई थी। और मेरे भाई साहब ध्यान रखेंगे ये लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर वर्सेस हेमू के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। पहली लड़ाई पूछे तो 1526 में हुई थी। और वो किसके बीच में हुई थी? वो हमारे बाबर और थे इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। और ध्यान रखेंगे इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान, पहला ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। कौन था? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में रहेगा। इसका मकबरा बनाने का काम किया था बाबर ने। और हेमू का मकबरा भी कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। शाह विलायती खां का मकबरा नारनौल में रहेगा, ये ध्यान रखेंगे।
और इसके अलावा इब्राहिम सूरी का जो मकबरा पूछ ले वो भी कहां पर रहेगा, नारनौल में। और शाह कुली खां का मकबरा भी कहां पर रहेगा, नारनौल में। और खिजर खां का मकबरा कहां पर रहेगा, तो ये सोनीपत में रहेगा। ठीक है, तो इनके यहाँ पे ध्यान रख लेना। उसके बाद तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, और 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई वो मराठा वर्सेस किसके बीच में हुआ था, सदाशिवराव भाऊ। किसके बीच में, सदाशिवराव भाऊ के बीच में ये युद्ध लड़ा ना। सॉरी ये तो भाई गलत कर दिया ना, ये एक ही बात है, तो ध्यान रखेंगे। ये मराठा और मराठाओं के साथ कौन थे, अहमद शाह अब्दाली। कौन था, अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और मराठाओं की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहे थे कौन है, तो उसका नाम था सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ का नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। अहमद शाह अब्दाली कौन थे, अहमद शाह अब्दाली जो ईरान का नेपोलियन आया था, नादिर शाह, उसी का सेनापति होता था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, तो इसके बारे में तो आप सभी बता देंगे। इसके साथ साथ देखो ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन जितने आसान क्वेश्चन होते हैं उनके गलत होने के जो चांसेस हैं वो उतने ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम इनको हल्के में ले जाते हैं। देखो अगर आपसे हरियाणा का राज्य फूल पूछ लिया जाए, आपको हरियाणा का राज्य फल पूछ लिया जाए, आपसे हरियाणा का राज्य पशु पूछ लिया जाए, आपसे हरियाणा का राज्य वृक्ष पूछ लिया जाए, तो इनके बारे में आप आंसर करेंगे। आपका हरियाणा में राज्य नृत्य पूछ लिया जाए, ठीक है जी, और आपसे हरियाणा की जो राज्य भाषा है इसके बारे में पूछ लिया जाए, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और हरियाणा का राज्य खेल ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इनको हम करते हैं। राज्य अगर फूल की बात करूं तो ध्यान रखेंगे वो रहेगा हमारा कमल का फूल। राज्य फल की बात करें तो ये हमारा आम रहेगा। पशु की बात करें तो काला हिरण ध्यान रखेंगे, कौन सा, काला हिरण ध्यान रखेंगे। इस काले हिरण को ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है। इसी काले हिरण को कृष्ण मृग भी कहा जाता है। क्या, कृष्ण मृग भी कहा जाता है। राज्य वृक्ष की बात करें तो पीपल हो जाएगा, पीपल, जिसको रेली गोसा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, रेली गोसा। राज्य नृत्य की बात करें तो वो हमारा स्वांग होगा, स्वांग। राज्य भाषा की बात करें तो मेरे भाई हिंदी हो जाएगी। और राज्य खेल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, कुश्ती हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। आम को कहा जाता है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका का नाम है, ये ध्यान रख लेंगे, ठीक है। और कमल को कहा जाता है न्यूशीफेरा, न्यूशीफेरा का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। और राज्य पक्षी की बात करें तो ये काला तितर हो जाएगा, जिसको हम ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पर दिया था, तो इस गीता के उपदेश को तो सभी जानते होंगे, वो हमारी पवित्र धरती थी, कौन से, कुरुक्षेत्र, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जो हमारा क्या नाम है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय पे कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन के समय पे अगर आपसे कुरुक्षेत्र का नाम पूछ ले या फिर हरियाणा का नाम पूछ ले तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे श्रीकंठ जनपद के नाम से। किसके नाम से, श्रीकंठ जनपद। और ये नाम देने का काम किसने किया था, तो आप कहेंगे नागवंश के शासकों ने ये नाम दिया था। किसने, नागवंश के शासकों ने ये नाम दिया था। तो ध्यान रखेंगे गीता का उपदेश जो दिया गया था वो कुरुक्षेत्र में दिया गया था। राजा पुलकेशिन द्वितीय ने, जिसने हर्षवर्धन को हराया था, खालिस्तान किस राजवंश से था, तो मेरे भाई साहब ध्यान रखेंगे, आपको पता है ना कि जो हमारे हर्षवर्धन जी थे ये भारत के अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट हुए हैं, जिनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था, जो 606 ईस्वी में राजा बने थे, 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। बड़े शक्तिशाली शासक हुए हैं, जिसकी दो राजधानियां थी, एक राजधानी थानेसर और दूसरी राजधानी इसकी कन्नौज हुआ करती थी। इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। वही हर्षवर्धन जिसने जो प्रयाग है यहाँ पर कुंभ मेले की शुरुआत की थी, इस बात की जानकारी हमें बाण बटवारा रचित कादंबरी पुस्तक देती है, ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन के समय पे जो हर्षवर्धन का साम्राज्य था वो कितने भागों में बटा हुआ था। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन एचएससी का कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है वो कितने भागों में विभाजित था, तो आप कहेंगे 4 भाग में इसका बटा हुआ था। अब सबसे पहला भाग कहलाता था भुक्ति, को ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा नाम कहलाता था विषय, और उसके बाद ये आता है पठक, और तीसरा भाग हो जाएगा इसका ग्राम, ठीक है मेरे भाई। तो ये 4 भागों में हर्षवर्धन का साम्राज्य विभाजित था।
अब देखो भुक्ति का जो मुखिया है ना वो उपारिक के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? उपारिक के नाम से। विषय का जो मुखिया है ये विषपति कहलाता था। क्या? विषपति कहलाता था। पठक का मुखिया क्या कहलाएगा? पठपति के नाम से जाना जाएगा। और ग्राम का मुखिया क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे ग्रामीणी कहलाता था। ठीक है, ग्राम छोटे लेवल का हो गया, पठक तहसील लेवल का, विषय जिला लेवल का, और भुक्ति किस लेवल का? ये राज्य के लेवल की इसकी इकाई थी। आपसे ये पूछेगा हर्षवर्धन के समय पे सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई, तो वो भुक्ति हुआ करती थी। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई हर्षवर्धन के समय पे ग्राम हुआ करती थी। अब बात ये आती है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के समय पे आय का मुख्य स्रोत क्या था? आय का मुख्य स्रोत अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन के समय पे आय का मुख्य स्रोत क्या हुआ करता था, तो आप कहेंगे आय का मुख्य स्रोत था कर। कर, और वो कर भी किसके ऊपर? भूमि के ऊपर या कृषि के ऊपर ये कर लिया करता था। और फिर आपसे ये पूछेगा कि इसके समय पे जो कर लगता था वो कितना लगता था, तो ध्यान रखेंगे जो कर लगता था वो 1/6 लगता था। और ये 1/6 किसका? कुल उपज का। किसका? कुल उपज का। अब बात ये आती है कि हर्षवर्धन के समय पे जो कर लगता था वो कितने प्रकार का लगता था? कर कितने प्रकार का होता था? तो आप कहेंगे 3 प्रकार का कर होता था। वो कौन सा? तो एक को तो हिरण्य कर के नाम से जाना जाता था। दूसरा हमारा कर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? तो एक तो हमारे पास हो जाएगा बली कर, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा भाग विधि। ठीक है, भाग विधि। तो ये 3 प्रकार से ये कर लिया करता था। अब देखो मेरे भाई, जिसके पास पैदावार नहीं हुई या लिमिट की पैदावार हुई है, उपज लिमिट की हुई है, वो बेच नहीं सकता, वो कर के रूप में दे नहीं सकता, तो उसके लिए हर्षवर्धन ने एक ऑप्शन रख रखा था। और वो ऑप्शन ये था कि भाई आप हमें मुद्रा के रूप में नगद राशि दे सकते हैं। तो हिरण्य विधि मुद्रा के रूप में ली जाती थी, भाग विधि ये अनाज के रूप में ली जाती थी, अनाज का बंटवारा होता था। और बली विधि की अगर मेरे भाई बात की जाए तो आप ध्यान रखेंगे ये जो बली विधि है ये दिया जाता था गिफ्ट या फिर उपहार, कि भाई अगर आपके पास ना पैसा है ना अनाज है तो आप ऐसी वस्तु जो हर्षवर्धन है राजा इसको गिफ्ट करेंगे जो उसको पसंद आए उपहार के रूप में, तो ये चीजें हो जाएंगी हमारी। ठीक है, अब देखो हर्षवर्धन को हराया था ना पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, और इसको कहां पर हराया था ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आप कहेंगे जी नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है मेरे भाई साहब, और इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो आप जानकारी बताएंगे एहोल अभिलेख से। कौन सा? एहोल अभिलेख। और ध्यान रखेंगे ये पूछ लेगा एहोल अभिलेख किस वंश से संबंधित रहेगा, तो आप कहेंगे ये हमारे वातापी या बादामी के चालुक्य वंश है, उन्हीं से संबंधित रहेगा। एहोल अभिलेख हमें ये जानकारी देता है कि हर्षवर्धन को हराया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। और इसके साथ ये ध्यान रखेंगे 643 ईस्वी ये हर्षवर्धन के जीवन की अंतिम लड़ाई थी। हर्षवर्धन के जीवन की अंतिम लड़ाई थी जिसको हम गंजम की लड़ाई भी बोलते हैं। कौन से? गंजम का युद्ध या गंजम की लड़ाई, ये हर्षवर्धन के समय की सबसे अंतिम लड़ाई थी। तो ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन किस वंश से आता था? पुष्यभूति वंश से आता था, जबकि हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से किसको हरियाणा का गांधी कहा जाता है? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे उसको हमने कल ही पढ़ा था, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, और वो हमारे मूलचंद जैन हो जाएंगे जिसको हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का शिरोमणि किसे कहा जाता है? मांगे राम को हरियाणा का अफलातून कपिल देव को कहा जाता है। इसके अलावा हरियाणा आदि हरियाणा के नाम से शहजादा मोहम्मद को जाना जाता है। और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको हमने प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा है, अब भी पढ़ रहे हैं और आगे भी हम पढ़ते रहेंगे जब तक एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक चीजों को पढ़ते रहना है। और आप भाई कंटिन्यू वीडियो देखा करो। अब कल मैंने रिकॉर्डेड वीडियो डाल दी थी, अब वो आप में से 50% जो स्टूडेंट है उन्होंने देखने का काम किया, केवल 50% है। अब भाई साहब वीडियो चाहे आपकी रिकॉर्डेड रहे चाहे लाइव चले, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास वीडियो आ रही है तो उसको आप कंटिन्यू वॉच करो। अब आप कम वॉच करते हो तो फिर हमारा मन भी थोड़ा टूटता है, ठीक है, कि भाई एक वीडियो मतलब रिकॉर्डेड डाल दी, उसको आपने कम वॉच किया। तो ऐसे मत किया करो, आप वीडियो को डेली देखा करो। मैं डेली जो वीडियो है वो आपके सामने लाने का काम करता हूं। कोई दिन आपका अपना ऐसा गया होगा कि वीडियो नहीं आई होगी, छुट्टी को छोड़ के, ठीक है, अन्यथा डेली वीडियो आती है। और 8 बजे का जो ये हमने शेड्यूल बना रखा है, ये शेड्यूल तो कभी नहीं टूटेगा आपका, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों आगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? देखो हरियाणा में बहुत सारे बांध हैं,
और उनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक बांध आता है ताजेवाला बांध, ठीक है जी। अगर देखो ताजेवाला बांध की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर 1973 में स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किस जिले में हुई, तो आप कहेंगे सर यमुनानगर में बना। और किस नदी के ऊपर बना, ये यमुना नदी के ऊपर। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन ताजेवाला को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह बात भी पेपर में पूछ ली जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे सर ताजेवाला को कहा जाता है हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग। ताजेवाड़ा को हरियाणा का क्या कहा जाता है, छिपा हुआ स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास एक और बैराज आएगा जिसका नाम होगा अथनी कुंड बैराज। कौन सा, अथनी कुंड बैराज। और आप कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी और ये जो अथनी कुंड बैराज है ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो अब मैं बता देता हूं आपको कि इसकी जो स्थापना है, जो कार्य शुरू हुआ था वो 1996 में कार्य शुरू होता है और उसके बाद कार्य पूरा हुआ 1999 में कार्य पूरा कर लिया जाता है। यह बांध भी यमुनानगर में यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। मैं लिख नहीं रहा, वैसे ध्यान रख लेना। और ध्यान रखेंगे इसको कहा जाता है हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग। इसको हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, मैंने दोनों चीजें हैं वो एक साथ आपसे बता दी है। उसके बाद आता है खिलान वाला खोल बांध। कौन सा, तो उसके बाद आएगा खिलान वाला खोल बांध। और खिलान वाला खोल बांध की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई आपको यह ध्यान रखना, यह भी यमुनानगर में यमुना नदी के ऊपर है। लेकिन ध्यान रखेंगे इस बांध की खास बात यह है कि 9 गांवों की 3200 एकड़ भूमि को सींचने का काम करता है। 9 गांवों के 3200 एकड़ भूमि है वो इससे क्या की जाती है, सिंचित की जाती है। किससे, खिलान वाला खोल बांध से। उसके बाद एक लाल टोपी बांध आता है, ठीक है मेरे भाई। एक हमारा कौन सा आता है, लाल टोपी बांध। और ये जो लाल टोपी बांध है ये भी यमुनानगर में यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी पर ही स्थित रहेगा। कहां पर, यमुनानगर में। और कहां पर, तो आप कहेंगे सर यमुना नदी के ऊपर स्थित रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो एक पथराड़ा बांध आता है, पथराड़ा बांध। और ध्यान रखेंगे पथराड़ा बांध है तो यमुनानगर में लेकिन वो यमुना नदी पर नहीं है। पथराड़ा बांध किस नदी पे है, ये भी एचएससी ने कई बार पूछा है। तो उसका भी आप मेरे को आंसर करेंगे कि सर पथराड़ा जो बांध है ये हमारा कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे पथराड़ा बांध रहेगा हरियाणा में सोम नदी के ऊपर। और रहेगा किस जिले में, तो ये यमुनानगर जिले में रहेगा। और एक बार तो मेरे भाई इसकी जो स्थापना है ना वो पूछ ली गई थी पेपर में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखेंगे इस बांध की स्थापना 1875-76 में। कब, 1875-76 में। किसकी, पथराड़ा बांध की। पथराड़ा बांध के बाद आगे बात करें तो ओट्टू बैराज के बारे में तो आप सभी जानते होंगे ना। किसके बारे में, ओट्टू बैराज। अब देखो ये जो ओट्टू बैराज है इसकी स्थापना 1896 में हुई थी। और किस जिले में रहेगा, ये 1896 है मेरे भाई। 1896 में किस जिले में, तो आप कहेंगे सर ये सिरसा जिले में। और किस नदी के ऊपर, घग्गर नदी के ऊपर स्थित रहेगा। कौन सा, ओट्टू बैराज। एक हमारे पास मसानी बैराज आता है। कौन सा, मसानी बैराज। अगर मैं मसानी बैराज की मेरे भाई बात करूं तो ध्यान रखेंगे ये रेवाड़ी में स्थित रहेगा। किस नदी के ऊपर है, तो ये हमारी नदी होगी साबी नदी। और इस मसानी बैराज की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 1879 में। हाँ 1879 में काम शुरू हुआ था और 1889 में ये बन के तैयार हो गया था। कौन सा बांध, तो ये हमारे पास होगा साबी मसानी बैराज, ठीक है जी, साबी नदी के ऊपर। 18 नहीं, ये सॉरी 1900 है, ठीक है, 1989 और इधर 1979, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो ये बाखड़ नागड़ा बांध है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं भाई, ये भी नहीं है। और इसका आंसर आएगा अनंगपुर बांध। ये आपका कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा का एकमात्र हाइड्रो इंजीनियरिंग बांध रहेगा, ठीक है। वर्षा का जो पानी है इसको संग्रहित करने हेतु इसका जो है निर्माण किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा दीवान वाला दगराना बांध है, इसके बारे में पूछ ले तो वो शिवालिक क्षेत्र में हमारे क्या रहेंगे, स्थित रहेंगे। कुछ बच गए तो उसको हम अगली क्लास में करने का काम करेंगे। चलो आगे, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि जी हरियाणा का जो हमारा पहला विश्वविद्यालय था वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
जिसकी स्थापना 1956 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो हमारे थे, क्या नाम है उनका, राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। लेकिन यहां पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसका मतलब आपको हमारे जितने भी ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनके आपको स्थापना दिवस पता होना चाहिए कि इनकी स्थापना कब कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। और पिछली जो प्रीवियस क्लास से जो भी स्टूडेंट शुरुआत से जुड़ा होगा उसको मैंने सारी चीजें याद करा रखी है। अब देखो मेरे भाई साहब, मैं आपसे ये कहूं कि भाई 2003 में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी, 2014 में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी, 2013 में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी, उसके बाद आप मेरे को आंसर करेंगे 1993 में कौन सा विश्वविद्यालय, 1995 में कौन सा विश्वविद्यालय बना था, 1976 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, 2009 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और 1970 में कौन सा विश्वविद्यालय बना था। ठीक है मेरे भाई, चलो इतने ही आप कर लो। अब देखो आप क्या कहोगे कि सर अगर बात की जाए 2003 की, तो वो थी ताऊ देवीलाल विश्वविद्यालय। कौन सा? ताऊ देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी रहेगी, ताऊ देवीलाल विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो यह विश्वविद्यालय अपना सिरसा जिले में स्थित रहेगा। 2014 की अगर बात करें चौधरी बंसीलाल के नाम से भिवानी में, तो ध्यान रखेंगे किसके नाम से, तो आप कहेंगे सर चौधरी बंसीलाल के नाम से, और यह विश्वविद्यालय हमारा भिवानी जिले में स्थित रहेगा। 2013 में बात पर करें तो इंदिरा गांधी के नाम से, किसके नाम से? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। ठीक है, और ये जो विश्वविद्यालय है ये हमारा मीरपुर में रहेगा। कहां पर? मीरपुर, रेवाड़ी जिले में स्थित रहेगा। 1993 में महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। कौन सा? तो आप कहेंगे महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, और ये हमारा किस जिले में रहेगा? तो ये हमारा अंबाला जिले के मुलाना में स्थित है। मुलाना यहाँ की रिजर्व सीट है। 1995 में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में स्थापित हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। 1976 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में स्थापित हुई थी, रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से। 2009 में हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि जयंत पाली हमारा महेंद्रगढ़ में स्थित रहेगा। और 1970 की अगर मेरे भाई साहब बात की जाए ना, तो ये हमारा कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और इसकी डेट भी ध्यान रखेंगे 2 फरवरी 1970। लेकिन ध्यान रखेंगे आज इसका नाम चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के 7वें प्रधानमंत्री हुए हैं, और इनका नाम बदलने का काम किया था कब? 1991 में। अब देखो इस डेट में कौन से हैं, तो आप कहोगे जी गुरु जम्बेश्वर तो हमने 95 में पढ़ा है, महर्षि दयानंद हमने 1976 पढ़ा है, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 2009, और एग्रीकल्चर है 1970। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उन किसको कर देंगे? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय इज राइट आंसर। उसके बाद हर्षचरित खालिस्तान ने लिखी, किसने हर्षचरित को लिखा था? तो ये तो आपको पता है जी, बाण भट्ट ने लिखी थी। लेकिन नागानंद प्रियदर्शिका के बारे में पूछ ले, किसके बारे में? तो आपसे नागानंद के बारे में पूछ सकता है, आपसे प्रियदर्शिका के बारे में पूछ सकता है। और एक पुस्तक रत्नावली है, इसका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। और ये नाटक किसके हुए हैं? तो आप कहेंगे सर ये अपने भारत का शिलादित्य राजा कहा जाने वाला हर्षवर्धन। और उसके बाद एक पुस्तक थी जिसका नाम था सीयू की पुस्तक है, और ध्यान रखेंगे ये किसने लिखी थी? तो आप कहेंगे जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और यात्रियों के राजकुमार के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप कहेंगे सर वो जाना जाता है हेन सांग को। किसको? हेन सांग को ही कहा जाता है। और अपनी सीयू की पुस्तक में हरियाणा के 3 शहर, जिसमें एक होगा हमारा टोहाना, एक होगा हमारे पास थानेसर, और एक होगा आपके पास सुध, इनका क्या किया है? वर्णन किया है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ना तो अच्छा वो तो ठीक है भाई। हर्षचरित्र किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। किसने? बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद यमुना नदी खालिस्तान जिले में से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो देखो यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है? यमुना नगर। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश किसके समीप से करती है? तो आप कहेंगे सर कलेश्वर के समीप से। किसके? कलेश्वर के समीप से प्रवेश करती है। लेकिन आपसे वो जगह पूछ ले तो वो गांव कौन सा हो जाएगा जहां से हरियाणा में प्रवेश करती है? ताजेवाड़ा गांव से। और ध्यान रखेंगे यही गांव है जो हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव होगा। हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव चौटाला गांव है। हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा हो जाएगा? चौटाला गांव हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले मारकंडा नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? मारकंडा नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है?
और ध्यान रखेंगे एक घग्गर नदी आती है, ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है। तो इन तीन नदियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो जी, मारकंडा नदी की अगर बात करें तो एक जगह आती है काला अंब। वैसे तो काला अंब जहां पर पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, पानीपत में स्थित है, लेकिन एक काला अंब हमारा अंबाला जिले में भी स्थित है, यहीं से प्रवेश करती है। सरस्वती नदी जो प्रवेश करती है वो आदि बद्री, और ये जो आदि बद्री नामक स्थान है ये हमारा यमुनानगर जिले में रहेगा। और घग्गर नदी की मेरे भाई साहब अगर बात की जाए तो घग्गर नदी कहां से प्रवेश करती है, तो आप कहेंगे सर कालका से प्रवेश करती है, जिसका पुराना नाम कालकुट हुआ करता था। और ये कालका कहां पर रहेगा, तो ये हमारा पंचकुला में स्थित रहेगा। कहां पर? पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक जो वन छादन है ये रहेंगे, तो मेरे भाई साहब सबसे अधिक वनों से ढका हुआ जिला कौन सा होगा, तो वो हरियाणा का पंचकुला जिला होगा। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, हरियाणा वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा वन विभाग की जो स्थापना है मेरे भाई ये कब हुई थी, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित होगा। इसके अलावा आप मेरे को बता सकते हैं हरियाणा जो वायु प्रदूषण विभाग उसकी स्थापना, वायु प्रदूषण विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी? वायु प्रदूषण विभाग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा जल प्रदूषण विभाग की स्थापना, जल प्रदूषण विभाग कब बना था, इसके बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। और इसके साथ साथ आप किसके बारे में आंसर कर सकते हैं, तो मेरे भाई एक चीज और बता देंगे, और उसमें अपन हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है हमारे डेट के क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है हरियाणा में 2 प्रदूषण न्यायालय होंगे, और पर्यावरण प्रदूषण जो न्यायालय है, पर्यावरण प्रदूषण जो न्यायालय है इनकी स्थापना कब हुई थी? पर्यावरण प्रदूषण जो न्यायालय है हरियाणा में, एक तो आपको पता है सर फरीदाबाद में स्थित रहेगा, और एक हमारा कहां पर रहेगा? हिसार में। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो 1977 में हुई थी। लेकिन ध्यान रखेंगे 1998 में एक स्पेशल कोर्ट लगाया गया था, और वो हमारा कुरुक्षेत्र जिले में, कहां पर? कुरुक्षेत्र जिले में स्पेशल कोर्ट की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। एक बार देखना ये कुरुक्षेत्र है या करनाल है, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना मेरे भाई। अब देखो अपन करते हैं इनके आंसर। हरियाणा वन विभाग की स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1989। कब? 7 दिसंबर 1989। हेडक्वार्टर पंचकुला में रहेगा। हरियाणा वायु प्रदूषण बोर्ड ये सब हरियाणा का है, हरियाणा वायु प्रदूषण, हरियाणा जल प्रदूषण, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। वायु की बात करें तो 1981, जल प्रदूषण की बात करें तो 1974, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो यह भी हमारा का हो जाएगा 1974 हो जाएगा। चलिए आगे, मारुति कार निर्माता कारखाना खालिस्तान में स्थित है, तो ये आप सभी जानते हैं कि जी ये मानेसर गुरुग्राम में रहेगा। कहां पर? गुरुग्राम में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हीरो होंडा जो मोटरसाइकिल उद्योग इसकी स्थापना कब हुई थी? हीरो होंडा के नाम से जो उद्योग है इसकी अगर स्थापना पूछ ली जाए तो ये कब और किसके द्वारा? एक हमारे पास आता है एटलस साइकिल उद्योग, एटलस साइकिल उद्योग है इसकी स्थापना कब और किसके नाम से हुई ना, कब और किसके द्वारा की गई थी ये बता देंगे, ठीक है। और मारुति जो कंपनी है ये सबसे पहले MTSL के नाम से स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे 1970 मारुति टेक्निकल सर्विस लिमिटेड। उसके बाद 1981 और 82 का नाम ध्यान रखेंगे, इसका नाम हो जाता है मारुति सुजुकी, ठीक है, क्योंकि जो जापान की एक कंपनी थी सुजुकी उसने अपनी यहां पर हिस्सेदारी डालने का काम किया था, और उसके 1 साल बाद एक बड़ी सफलता इनको हाथ लगती है, सबसे सस्ती कार है वो अपने भारत में बनाई जाती है और उसका हमने विदेशों में भी निर्यात किया था, ठीक है। अगर हीरो होंडा की बात करें तो 1984 में ध्यान रखेंगे, और उस व्यक्ति का नाम था ब्रजमोहन मुंजाल। क्या? ब्रजमोहन मुंजाल के द्वारा, और ये हरियाणा के दारूहेड़ा में, कहां पर रहेगा? दारूहेड़ा रेवाड़ी में। जबकि एटलस साइकिल उद्योग की बात करें तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो आप कहेंगे सर सोनीपत में। कहां पर? सोनीपत में, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, गुरुद्वारा मंजी साहिब ये कहां पर स्थित रहेगा? तो अब देखो मंजी साहिब के नाम से बहुत सारे गुरुद्वारे मैंने आपसे बताए हैं जो हमारे पास है। मंजी साहिब, देखो जी मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है
ये हमारा कहां पर स्थित रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये रेवाड़ी में ना, सॉरी ये रोहतक में स्थित रहेगा। कहां पर है? रोहतक में। लेकिन आपसे श्री मंजी साहिब के नाम से पूछ ले, किसके नाम से? श्री मंजी साहिब के नाम से पूछ ले तो ये आपका कैथल में स्थित रहेगा। अगर आपसे केवल मंजी साहिब के बारे में पूछे तो ये आपका अंबाड़ा में स्थित रहेगा। अगर आपसे सूरजकुंड गुरुद्वारा पूछ ले कि सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां पर रहेगा तो आप अंबाला आंसर करेंगे। अगर आपसे नीम साहिब गुरुद्वारे के बारे में पूछ ले, नीम साहिब गुरुद्वारा है ये आपका कैथल जिले में रहेगा। आपसे टोपियों वाला गुरुद्वारा पूछ ले कि टोपियों वाला गुरुद्वारा बताइए कहां पर रहेगा, ये भी कैथल में रहेगा। आपसे दशमेश गुरुद्वारा पूछ ले कि दशमेश गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर स्थित है तो ये नारनौल में स्थित रहेगा। कहां पर? नारनौल में स्थित रहेगा। आपसे चोर मारदा गुरुद्वारा पूछ ले कि चोर मारदा गुरुद्वारा है ये कहां पर स्थित रहेगा तो आप कहेंगे सर ये सिरसा में स्थित है। कहां पर? सिरसा में स्थित है। ठीक है मेरे भाई साहब, तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे जो हमें करने थे। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है ये समाप्त होने वाली है। यानी कि इसमें अगर ज्यादा करें तो मेरे हिसाब से 10 से 12 क्लास से और रहेंगी। ठीक है, उसके बाद इसको हम स्टॉप कर देंगे मेरे भाई, अभी जाना मत। ठीक है, उसको हम स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करके हरियाणा की जो करंट अफेयर है उसकी शुरुआत करेंगे और हो सकता है 1-2 दिन में मैं इन्हीं के साथ 2-2 4-4 क्वेश्चन ऐड करने लग जाऊं। ठीक है, तो जो हरियाणा की करंट अफेयर है उसको शुरू किया जाएगा और एक मिक्स पार्ट करेंगे। जो ईवीएस इकोलॉजी का मैंने कहा था आपसे, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका कहा था, तो वो एक मिक्स जो क्वेश्चन सीरीज है उसको चलाएंगे जैसे ये समाप्त हो जाएगा। इसके समाप्त होने के बाद थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, इसीलिए वो जो दोपहर वाली क्लास हमने शुरू की थी उसको हम प्रॉपर तरीके से नहीं चला पा रहे, तो वो थोड़ा समय का अभाव होता है दिन के समय में। लेकिन ये शाम की जो क्लास है बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। ये आपका सिलेबस यहां से कवर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन कवर करवा देंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर नया जुड़ा है, बीच में से जुड़ा है, तो वो प्रीवियस क्लासों को धीरे धीरे करके देख लेगा। ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट एक बार करवा दिया। अब देखो ये 5 से 7 दिन में जैसे ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होने के बाद मैं बता रहा हूं आपसे करंट अफेयर लेके आएंगे, इकोलॉजी लेके आएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट, तीनों चीजों को एक साथ लेके चलेंगे। 10-10 क्वेश्चन रख लेंगे वहां पे, क्योंकि आपको पता ही है कि 10 क्वेश्चन बहुत है मेरे लिए। 10 क्वेश्चनों से मैं 200-250 क्वेश्चन अपने आप करवा दूंगा आपके। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपको हरियाणा जीके में जो शुरुआत से पहली क्लास से जुड़ा, अब ये लग रहा है कि तकरीबन हमारे याद हो गया, तो ऐसे ही उसको ईवीएस का पार्ट लगेगा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका पार्ट लगेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ करंट अफेयर है उसको भी हम ऐसे ही कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अपने भारत की जो हरियाणा की जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट थी, ठीक है, उसमें आप लोगों का मुझे ढेर सारा प्यार भी मिला है। ठीक है, और उस चीज को हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप लोगों के जो डाउट थे कि भाई ये इसको कैसे डाटा को याद किया जाए, इसीलिए मैं उनको रखता हूं एंड में कि जब आप ये कह दोगे जी हाँ हमारे याद हो गया आगे बढ़ो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप उनको पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं वही डाटा जिसको हम रोज रिवाइज करते हैं। अब देखो, अब तो भाई साहब अगर किसी ने डेली कंटिन्यू हमारी क्लास ली होगी, अब वो मतलब कि ये समझ लो उस सिस्टम पे पहुंच चुका है, वहां तक पहुंच गया है कि उसको ये डाटा है ये तकरीबन देखते ही याद आने लग गया होगा। देखो मेरे भाई कि 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर जो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है वो कितनी है? 14.2। ये है हमारे प्रचलित कीमत, ध्यान रखेंगे करंट ईयर की बात हो रही है। जबकि अगर स्थिर में देखें, स्थिर में जो हमारा बेस ईयर होता है 2011-12 को आधार रख के कैलकुलेट किया जाता है और जीडीपी में कुल वृद्धि 7.1। जबकि हमारे भारत की ये सकल राष्ट्रीय है। जबकि अगर भारत की बात करें तो ध्यान रखेंगे मूल्य में कितनी वृद्धि है, तो ये 7.0%, 7%। ठीक है, अब देखो जी प्रचलित कीमतों पर कुल सकल घरेलू उत्पाद 9,94,154.08 करोड़। 2022-23 में स्थिर कीमतों पर कुल सकल घरेलू उत्पाद 6,08,420.26 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन क्या हुआ है, तो मेरे भाई ये चौथी पंचवर्षीय योजना की बात है। ध्यान देंगे, ये चौथी पंचवर्षीय योजना की बात है। 1969-70 में सबसे ज्यादा जो योगदान था वो कृषि सहबद्ध क्षेत्र का 60.7%। दूसरे नंबर पे जो हमारा आता था वो सेवा का क्षेत्र था। कौन सा? सेवा का क्षेत्र 21.7%। और तीसरे नंबर पे कौन सा था? तो वो उद्योग का क्षेत्र 17.6% के साथ है। इतना योगदान अपने हरियाणा की जीडीपी में हुआ करता था। तीनों सेक्टर का ये आपसे पूछा जाता है।
उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो हरियाणा में जो किस घरेलू मतलब सकल घरेलू उत्पाद में हुई है, तो आप कहेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है सेवा के क्षेत्र में। अब देखो 2022-23 की जो राज्य अर्थव्यवस्था है इसमें हमारा क्या योगदान है, किस सेक्टर का कितना योगदान है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा योगदान है 49.4 के साथ सेवा क्षेत्र का। किसका? सेवा क्षेत्र का। 33.2 के साथ हमारा उद्योग क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा? उद्योग क्षेत्र। लेकिन सबसे कम की अगर बात करें 17.4 के साथ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वो कृषि वाला सेक्टर हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई मूल्यों में वृद्धि, तो देखो सबसे पहला हमारा कृषि सहबद्ध क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, सबसे कम 5.3। सेकंड नंबर पे कौन सा था? उद्योग क्षेत्र, इसमें थोड़ी ज्यादा 6.3। और सेवा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई 8.4 की। और कुल जीडीपी जिसको हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ये 7.1% वृद्धि का क्या है? अनुमान है। उसके बाद प्रति व्यक्ति निवल आय की बात करें, प्रति व्यक्ति जो शुद्ध आय है हरियाणा की वो 1966 में मेरे भाई 608 रुपए थी। लेकिन ध्यान रखेंगे 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर पूछे, ये 21-22 की बात है, 2,64,835 थी। लेकिन अगर 22-23 की मैं बात करूं तो ये 2,96,685 होने का अनुमान है। तो अब ये पूछा जा चुका, ये पूछेगा 2,96,685, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आती है 2021-22 में शिथिर भावों पर हरियाणा की आय कितनी हो जाएगी? शिथिर भावों पे 1,72,657 ध्यान रखनी है, जबकि 2022-23 में शिथिर भावों के ऊपर 1,81,961। अब देखो ये 21-22 की है, ये 22-23 की है, तो 22-23 की ऑटोमेटिक ज्यादा रहेगी। उसके बाद बात आती है 22-23 में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में क्या वृद्धि हुई है, ये माइनस गया है, माइनस ग्राफ नीचे गिरा है 2.1%। उसके बाद हरियाणा में का भारत की जीडीपी में योगदान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3.9% हरियाणा का योगदान है भारत की जीडीपी में। उसके बाद 2022-23 में हरियाणा का राजकोषीय घाटा -2.98 यानी कि 2.98% का घाटा। और केंद्रीय करों में हमारी हिस्सेदारी है ये 2.80% हो जाएगी। और हरियाणा राज्य सहकारी जो वृद्धि ग्रामीण बैंक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है। उसके बाद आगे बात आती है कि भाई हमारे पास बस इतने ही थे, चलो कोई बात नहीं भाई, इतने ही थे तो ये हमने कर लिए हैं। तो मेरे हिसाब से ये डाटा आपको हो गया होगा, याद हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके आज जरूर बताना आपको कि ये जो डाटा है ये आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपको ये डाटा याद हो गया होगा तो हम इस चीज को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने पूरा जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका अच्छे तरीके से सर्वेक्षण कर लिया है और उस कंटेंट को अच्छे तरीके से निकाल लिया है जो निकालना था वो। इसी तरीके से मैं अगले 3 दिन में पूरी जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो करवा दूंगा। लेकिन कब बढ़ाऊंगा मैं इसको, जब आप ये कहोगे कि डाटा जो आपने बताया ये हमारे अच्छे तरीके से याद हो गया। क्योंकि आगे पढ़ाने का कोई भाई साहब कोई फायदा नहीं आगे पढ़ने का। अब एक बार आप डाटा पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, सब पढ़ा रहे होंगे वहां से पढ़ लो, पूरे डाटा को पढ़ लो, लेकिन पिछला याद नहीं है तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जितना पढ़ो ठोस पढ़ो, याद रखो कि हाँ याद है। अब मैंने पढ़ाया है, किसी ने अगर कंटिन्यू पढ़ा होगा तो पक्का उस भाई को याद हो गया होगा और पेपर में कभी वो गलत नहीं करके आएगा, इस बात की गारंटी है। अगर मैं रोज एक ही पढ़ा के और आगे बढ़ता रहता तो पीछे वाला आप भूलते जाते, कंफ्यूज होते जाते। अब कंफ्यूज होंगे नहीं आप। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, अब मेरा विदा लेने का समय आ गया है, आपसे रुस्तकी लेना चाहते हैं अब हम। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन एनर्जी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।